तो इसी के साथ हमारे सहयोगी कौशल जैन भी अजमेर से हमारे साथ लाइव कनेक्ट है, उनका भी रुख करते हैं। कौशल, पहली जो चरण की बैठक है वो हो चुकी है कल जेपी नड्डा के आवास पर। क्या लगता है अजमेर से कौन कौन से विधायक मंत्री बनकर निकल सकते हैं? कौशल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 कौशल, बताइए। जी देखिए, जहां तक कयासों की बात चल रही है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक ऐसे दो बड़े नाम हैं पार्टी के, जिनकी सोच, जिनके विचार, जिनका जो कहना चाहिए कि वो क्या किस टाइम में थिंक कर रहे हैं, ये कहना संभव नहीं है। जी क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अंदर एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में दिया, तो कई समीकरणों को साधने की बात की गई। आप देखें तो कहीं भी दूर दूर तक जो भजन लाल जी हैं सीएम राजस्थान, उनका कहीं नाम नहीं था। बड़े बड़े कई दिग्गजों के नाम चल रहे थे, उन सबको दरकिनार किया गया। तो ऐसे में देखिए, अभी फिलहाल ये कहना संभव नहीं है कि कौन कौन चेहरे क्या हो सकते हैं, लेकिन कयास जो लगाए जा रहे हैं तो अजमेर में जिस तरीके से भाजपा ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया, 7 में से मात्र 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई, जबकि 6 सीट बीजेपी के खाते में आई। और उन 6 सीट में से सिर्फ कोई 1 सीट ऐसी बची है जो मसूदा की है, जो पहली बार चुनाव जीत के भाजपा में एक खाता खोला है। लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो जितने भी विधायक हैं सभी 3, 4 और 5 बार के विधायक रह चुके हैं। ऐसे में वासुदेव देवनानी को विधानसभा का अध्यक्ष बना के अजमेर को निश्चित रूप से एक बड़ा और महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो वही अभी अनीता बघेल बाकी हैं, जो भी कहीं ना कहीं मंत्री मंडल के अंदर शामिल होने वाला चेहरा साबित हो सकती हैं। तो वही शत्रुघ्न गौतम जो रघु शर्मा को बहुत बुरी तरह हराकर और एक तरह से सदन में आए हैं, निश्चित रूप से बड़े जिम्मेदारी के साथ उनको भी बीजेपी ला सकती है। तो वही जो मसूदा से विधायक अभी जीते हैं, ये भी एक बड़ी मतों से जीते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं राजपूत समाज को बैलेंस करने की दृष्टि से अगर सोचा जाए तो ये भी सामने आ सकते हैं। तो भी ये प्रयास जो किए जा रहे हैं निश्चित रूप से इसके अंदर कई जो बड़े चेहरे हैं, कई जो ऐसे चेहरे हैं जिनको पार्टी एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देख रही है, वो सामने आएंगे। उनमें से कई चेहरे ऐसे भी होंगे जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं, और वो मंत्रिमंडल के अंदर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ अपनी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करेंगे। जी। तो कौशल, अगर बात करें अजमेर की तो यहाँ पर भी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बरकरार रखना होगा। तो कौन सी जातियां यहाँ पर है जिनको साधा जाएगा? मेजोरिटी यहाँ पर किसकी है ज्यादा? जी देखिए, जहां तक मेजोरिटी की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पूरी जातिगत समीकरणों को आधार मान के और उनको फलीभूत किया, उनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया, तो आप देख रहे हैं कि अब अगर बात की जाए तो जो बीजेपी का पार्टी का स्तर का है, संगठन स्तर है, उसके अंदर किसी जाट नेता को शामिल किए जाने की बात सामने आ रही है। जी तो ऐसी स्थिति में जो देखा जाए, अजमेर से भी जो एससी वर्ग की महिला है अनीता बघेल, उनका नाम चल रहा है, चर्चाओं में है। तो कहीं ना कहीं पुष्कर से जो सुरेश रावत दूसरी बार चुनाव जीते हैं, तो ओबीसी को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की बात चल रही है। पहले भी ये संसदीय सचिव रह चुके हैं। ब्यावर के अंदर शंकर सिंह रावत जिस तरह से चुनाव जीत कर आए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो सीनियरिटी है उसको भी यहाँ पर काउंट किया जा सकता है। तो ऐसे हालात में अभी जो बैलेंस करने की जो बात है, वो एससी को बैलेंस किया जाना अभी बाकी है। एससी सीट बैलेंस होगी, ओबीसी के अंदर जाट सीट बैलेंस होगी, जी रावत सीट बैलेंस होगी। देखा जाए तो अजमेर के अंदर जितने भी 7 चेहरे जो चुनाव जीतकर बीजेपी के सामने आए, उनमें से एक मसूदा का चेहरा नया जरूर कहा जा सकता है। बाकी जैसे आप पुष्कर गिने तो पुराना चेहरा है, आप जैसे नसीराबाद गिने तो पुराना चेहरा है। तो इस तरह से अजमेर उत्तर दक्षिण जो है वो पुराने चेहरे हैं। अजमेर उत्तर को स्थान दे दिया गया, लेकिन अभी दक्षिण का बाकी है। तो ये कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन पर दाव खेला जाएगा, जिन्हें जातिगत समीकरण के आधार पर बैलेंस करने की जो कवायद है वो बीजेपी करने जा रही है। निश्चित रूप से जो सूची बनेगी, जिसके अंदर मंत्रिमंडल के विस्तार की जो चर्चा है, जेपी नड्डा के साथ जो चर्चा की गई है, उसके अंदर कुछ न कुछ नई चीज जो है वो सामने आएगी।
रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि पहली सूची की बात यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि पहले चरण की बैठक कल हो गई है जेपी नड्डा के आवास पर। बात अगर करें शेष नामों की, क्योंकि 15 नामों पर सहमति बन चुकी है, मंगलवार या बुधवार तक शपथ ग्रहण भी हो जाएगा इन मंत्रियों का। क्या लगता है शेष वो जो नाम बचे हैं बीकानेर से, अगर किसी को मौका मिल सकता है तो? तो देखिए, कल जेपी नड्डा के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और चर्चाएं हुई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। भूपेंद्र, आपसे जानना चाहें, क्योंकि लगातार अब कयास ही लगाए जा रहे हैं कि मंगलवार या बुधवार तक शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, तो क्या लगता है कि इस हफ्ते में मंत्रिमंडल का विस्तार पूरी तरीके से हो जाएगा? जी, एक बार सवाल दोहराएंगे। भूपेंद्र, ये जानना चाहेंगे कि अब लगातार कयास ही लगाए जा रहे हैं, पहले चरण की बैठक हो गई है, 15 नामों पर सहमति बन चुकी है, मंगलवार या बुधवार तक शपथ लेने की बात सामने आई है, तो क्या लग रहा है कि इस हफ्ते में मंत्रिमंडल का जो गठन होना है, जो विस्तार होना है, वो हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मल मास चल रहा है और ये कयास लगाए जा रहे थे कि मल मास में जो है क्या संभवतः मंत्रिमंडल का जो है विस्तार होगा या नहीं होगा, लेकिन कल जिस तरीके से कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो उनका साफ कहना था कि जिस तरीके से भवन का निर्माण शुरू किया जाता है तो मल मास से पहले जो है मकान की नींव रख दी जाती है, तो मंत्रिमंडल के गठन से पहले जो है नींव रख दी गई है। मुख्यमंत्री की शपथ हो चुकी है, 2 उप मुख्यमंत्रियों की शपथ हो चुकी है, तो निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, मंत्रिमंडल का गठन शुरू हो चुका है और अब लगता नहीं कि जो है मंत्रिमंडल का विस्तार रोका जाएगा। संभवतः कल या परसों में ही जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, ये चर्चा जो है साफ तौर से सब जगह मार्केट में देखने को मिल रही है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 1-2 दिन में या इसी सप्ताह में जो है मंत्रिमंडल पर होमवर्क पूरा कर लिया जा रहा है और जल्द जो है प्रदेश में तमाम मंत्री मिल जाएंगे। गुड गवर्नेंस देने का जिस तरीके से बीजेपी लगातार दावा कर रही है, तो उसी गुड गवर्नेंस को देने का उद्देश्य जो है मंत्रिमंडल का विस्तार और फिर तमाम मंत्रियों को जिलों का दायित्व देना और उन जिलों के दायित्व देने के बाद वहां लॉ एंड ऑर्डर और तमाम विकास के कार्य शुरू करवाना, ये जो है सरकार की पहली प्राथमिकता रहती है और उसी प्राथमिकता के अनुसार काम किए जा रहे हैं। तो नींव रख दी गई है, मंत्रिमंडल का जो है गठन शुरू हो चुका है और अब विस्तार किसी भी वक्त जो है वो किया जा सकता है, यानी उम्मीद ये की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में विस्तार देखने को मिल सकता है। जी, तो कोटा से हमारे सहयोगी रवि सिंह भी लाइव कनेक्ट है, उनका रुख करते हैं। रवि, बात अगर कोटा की करें तो क्या लगता है किन नामों की चर्चा यहाँ पर हो रही है मंत्रिमंडल को लेकर? जी चारू, बिल्कुल बता दें कि कोटा में जो 2 नाम है, 3 नाम जो है वो महत्वपूर्ण उस पर चल रहे हैं। जो रामगंज मंडी के विधायक है मदन दिलावर, उनका नाम भी चर्चाओं में है। इसके साथ ही जो हीरालाल नागर हैं, जो सांगो से विधायक है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के करीबी भी माने जाते हैं, उनका भी नाम मंत्रिमंडल में चल रहा है। हालांकि जो 1-2 दिन में जो लिस्ट आनी है वो मंत्रिमंडल किया जाएगी, उसमें साफ हो जाएगा कि किनका इन लिस्ट में नाम है। जब से सीएम बना, जो जिनका नाम घोषणा हुई थी उसके बाद से ही जो लोग हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ता है, जो विधायक है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आला कमान है वो तय करता है। हीरालाल नागर से जब हमने सवाल किया कि आपका भी मंत्रिमंडल में नाम है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जो आला कमान कहेगा उस पर कायम रहा जाएगा। बात कर ली जाए हीरालाल नागर की, तो हीरालाल नागर जो है सांगो से चुनाव लड़े थे और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थी भानु प्रताप उसे हराया था। काफी अच्छे मतों से जो भानु प्रताप है उनको हराया था और सांगो से जो हीरालाल नागर है वो जीते थे। लोकसभा अध्यक्ष तो ओम बिरला के भी करीबी माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो लिस्ट में नाम है, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि लोकसभा जो अध्यक्ष है उनके कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कि जो लोकसभा के करीबी है तो उनका नाम जो पहली लिस्ट में है वो आ जाए। कौशल, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के तर्ज पर ही विधानसभा चुनाव की जो रणनीति है वो यहाँ पर बनाई गई थी और प्रचंड बहुमत से भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है। क्या लगता है अजमेर से कौन से ऐसे नाम हैं जो लोकसभा में जाएंगे और भाजपा मौका दे सकती है उन्हें? जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव जिस तरीके से बीजेपी ने जीता, प्रचंड बहुमत लिया, राजस्थान के अंदर जो कयास थे वो ये लगाए जा रहे थे कि बीजेपी कहीं मुश्किलों के अंदर आ सकती है सरकार बनाने से पहले। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़कर और जो जीत हासिल की वो बम्पर जीत थी, ऐसी स्थिति में ये भी तय माना जा रहा है कि अब जो 2024 का चुनाव है
वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा। तो निश्चित रूप से अजमेर के अंदर जिस तरीके से देखा जाए तो अजमेर में जो 7 सीटें थी, 7 में से 8 सीटों में से 7 भाजपा ने जीती। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो सांसद है वो सांसद भी बीजेपी से ही जीत कर जाएगा। ये पूरी तरह से निश्चित रूप से पार्टी मान के चल रही है और जो यहाँ सिनेरियो बना हुआ है वो भी पूरी तरह से भाजपा मय बना हुआ है, भगवा मय बना हुआ है। और जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनका भी अब ये पूरी तरह से दावा है कि यहाँ से जो भी सांसद होगा वो निश्चित रूप से बीजेपी का ही बन के जाएगा। कई ऐसे नाम है जो चर्चाओं में है। हम बात करें ब्यावर से भी 2 नाम चर्चाओं में है, नसीराबाद से भी 1 नाम चर्चा में है, अजमेर से भी 2 नाम है जो बड़े चर्चाओं में है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये इसकी जो सीट है वो किसको देंगे, उनकी चॉइस क्या है, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि उनके जो पिटारा है वो संभवतः माना जाता है कि कभी अशोक गहलोत जादूगर हुआ करते थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी को जादूगर के रूप में देखा जा रहा है कि वो चाहे जो कर सकते हैं, जैसे चाहते हैं जनता उनके साथ में खड़ी होती है और उनके फैसले को पूरी तरह से माना जाता है। जिस तरह से देखा जाए राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री को एक तरह से बिल्कुल ब्राह्मण का जो चेहरा था, बिल्कुल साफ सुथरी छवि के जो चेहरे थे उनको लेके आए और एक नया समीकरण पैदा कर दिया। राजस्थान में भी कई चेहरे ऐसे हैं जो आएंगे सामने। अजमेर में लोकसभा के लिए अगर देखें तो हो सकता है शायद इस बार वापस एक बार जाट चेहरे पर जो भारतीय जनता पार्टी है अपना दांव खेले और यहाँ से सांसद के रूप में जो है चुनाव लड़के जाया जा सकता है। तो भागीरथ चौधरी जो सांसद हैं वर्तमान में, भले ही उन्होंने विधानसभा का चुनाव हारा हो, लेकिन एक बार फिर उनका कहीं ना कहीं नाम जो है चर्चाओं में, तो कहीं सिंधी नाम भी चर्चा में आ सकता है। और जो वैश्य वर्ग है वहां से भी कहीं ना कहीं चर्चा है कि इस बार वैश्य वर्ग को भी बीजेपी साधने में लगी हुई है और उनको भी साथ में लेकर कहीं ना कहीं जो लोकसभा का चुनाव है वो लड़ा जाएगा। इस तरह के कयास पूरी तरह से पार्टी के अंदर लगाए जा रहे हैं। जी भूपेंद्र, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा बीजेपी के द्वारा निकाली जा रही है, अभियान लगातार जारी है, कैसा रिस्पांस जोधपुर में देखने को मिल रहा है? क्योंकि सभी जिलों में ये यात्रा निकाली जा रही है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया था, कैबिनेट में बैठक भी हुई थी। अच्छा सवाल था आपका। जोधपुर में भी कुछ ही देर में जो है जोधपुर शहर में जो है विकसित भारत यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गांधी मैदान से ये यात्रा शुरू होगी। वनिता सेठ जो नगर निगम दक्षिण की महापौर है उनके नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है। और कल की बात करें तो कल जिस तरीके से बैठक देखने को मिली थी झंवर में, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वहां मौजूद थे, वहां लूनी से विधायक जोगाराम पटेल वहां मौजूद थे। तो एक अच्छा क्राउड, एक अच्छी भीड़ वहां देखने को मिली थी। और विकसित भारत यात्रा को लेकर दूसरी बैठक जो थी वो शेरगढ़ में थी और शेरगढ़ में भी जो है बाबू सिंह राठौड़ उस सभा को संबोधित कर रहे थे। तो एक अच्छे लोग वहां जो है आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको जो है आम जन तक बताना, आम जन को उनके लाभ के बारे में बताना, आम जन को उस पूरी योजना की डिटेल से बताना कि किस तरीके से आप इस योजना का फायदा पहुंचा सकते हैं, ले सकते हैं, किस तरीके से ये योजना जो है अब तक कितने लोगों को जो है फायदा दे चुकी है। तो काफी महत्वपूर्ण जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा जोधपुर में देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ सुनने को पहुंच रहे हैं। उसके अलावा जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और तमाम अधिकारी जो है लगातार इन यात्राओं में जा रहे हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। और कुछ ही दिनों बाद ये यात्रा में जिस तरीके से इसका रूप देखने को मिल रहा है तो एक अच्छी भीड़ जो है तमाम जगह पर देखने को मिल रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने खुद कमान संभाल रखी है जोधपुर में, वो लगातार इन यात्राओं में जा रहे हैं, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, अंत्योदय हो, अन्नपूर्णा हो, उन तमाम योजनाओं के बारे में जो है आम व्यक्ति को बता रहे हैं, सभा में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस तरीके से आगे का रोड मैप जो है 5 साल के लिए तैयार किया जा रहा है कि राज्य सरकार किस तरीके से आपके लिए काम करेगी, उसके अलावा केंद्र सरकार जो है किस तरीके से आगे का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजों की जानकारी जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत दी जा रही है। और कुछ ही देर में एक और बड़ा आयोजन गांधी मैदान सरदारपुरा में किया जा रहा है जी। यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें वनिता सेठ जो है यहाँ नगर निगम दक्षिण की महापौर है, उनके नेतृत्व में है और स्थानीय एमएलए जो है अतुल बंसाली और देवेंद्र जोशी, उनके अलावा इनका संगठन तमाम जो है शहर और देहात के अध्यक्ष है वो यहाँ शामिल हो रहे हैं। तो एक अच्छा रिस्पांस भाजपा को
जोधपुर में मिल रहा है। देखिए 10 में से 8 सीटें भाजपा के पास है। जिस तरीके से प्रत्येक विधायक के पास दायित्व है कि वो अधिक से अधिक लोगों तक इस योजनाओं का लाभ पहुंचाए, तो जी। उसके अलावा अब जो है संगठन और यहाँ का जो प्रशासन है वो भी जिस तरीके से योजनाओं को लेकर जो एलईडी व्हीकल्स रवाना किए गए हैं वहां की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, तो एक अच्छा रिस्पॉन्स भाजपा को यहाँ देखने को मिल रहा है, खासतौर से जोधपुर और जोधपुर के देहात इलाकों में। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरह का रिस्पांस यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा को मिलता नजर आ रहा है। एक अभियान भाजपा के द्वारा चलाया जा रहा है, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी दी जा रही है।